हाय। मैं आज एक नए सिलेबस की ओर जा रहा हूँ। जो मेरा सबसे पहले वीडियो में था कि मैं एनसीईआरटी के चैप्टरों को पढ़ाऊँगा, और मैंने कहा ही था कि मेरा मुख्य फोकस 10वीं पे और 12वीं के जो आर्ट सेक्शन है, जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री वगैरह पे रहेगा। तो मैं अभी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ हिंदी, 10वीं कक्षा के हिंदी का। और आज का ये क्लास में सिर्फ आपको एक चर्चा रहेगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि जनरली आदमी पढ़ लेते हैं, जैसे चैप्टर गए पढ़ लिए, लेकिन वो चैप्टर उस किताब में क्यों शामिल किया गया है, उसकी क्या महत्व है, उसका क्या वहाँ पे विशेषता है, और उसका क्या प्रासंगिकता है, ये सारी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपके पास बुक है या नहीं भी है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन में आप बहुत सारे ऐप्स देखते होंगे गूगल प्ले स्टोर पे। तो जो बच्चे के पास बुक नहीं है, क्योंकि हमारे समय में होता था कि बुक के लिए हमें भटकना पड़ता था, लेकिन आज आपके पास ऐसी सुविधा है, तकनीकी ने आपको इतना आधुनिक और इतना टेक्निकल आपके पास हो गया है कि आप एक क्लिक में सारे बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप्स को देखें, बुक को खोलें और पढ़ें। और बुक को स्टार्ट करने से पहले जो ये बुक आपके पास है, जैसे ये क्षितिज क्षितिज का भाग 2, तो जो आपके पास ये बुक है, ये बुक बनाया क्यों गया है, इसके पीछे एनसीईआरटी, क्योंकि इस सिलेबस को जो भी बनाया है वो एनसीईआरटी की है, यानी ये राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। और ये आपको बताता है कि कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले ये आप देखिएगा तो जनरली लोग चैप्टर पे शुरू में आ जाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूँ इस बुक के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ये पुस्तक में ये अपना परिचय देते हुए पुस्तक में बताया है कि 10वीं कक्षा के लिए हिंदी के अ पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 आपके सामने है। यानी कहने का मतलब है कि आपको पढ़ने के लिए आपके बुक आपके सामने है, लेकिन इस बुक को पढ़ने का केवल ये मतलब नहीं रह जाता है कि आप पढ़े रटे और उसको एग्जाम में लिख के चले आए, आपको नंबर मिला, बात खत्म। यानी कहने का मतलब ये है कि स्कूल और आपके आवास का जो बीच का अंतराल आज तक विद्यमान है, उसको पाटना है, उसको कम करना है, उसको घटाना है। आप ऐसे इसको पढ़े जैसे इसको अपने लाइफ में भी ला सकें। तो इसमें बताया है कि टोटल 17 जो है पाठ्य हैं। फिर टोटल 17 पाठ है। कितने? टोटल 17 पाठ है, यानी इसमें जो चैप्टर हैं वो 17 हैं। बहुत सारे बच्चों को होता ये है कि बुक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन एक बार पूछ लीजिए कि ये कविता आपने पढ़ी है, तो उसको पता ही नहीं रहता है कि पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। उसके बाद इस बुक में बताया गया है कि इस बुक में 2 खंड हैं। एक को गद्य खंड में लिखा गया है, और दूसरे को काव्य खंड में लिखा गया है। काव्य खंड। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि गद्य लिखे हैं, सॉरी इसको मैं आपको मिटा दूँ। एक को इसने कहा टोटल 17 हैं, एक को गद्य है, एक काव्य खंड है। पुस्तक में सबसे पहले काव्य खंड को रखा गया है, तो सबसे पहले काव्य को देखेंगे। कहीं कहीं आप देखते होंगे इसे गद्य और इसको पद्य कहा जाता है। यानी गद्य और पद्य में ये अंतर है कि पद्य यानी वैसे रचनाएं जिसे हम लोग गा सके, पद बंद करके मतलब संगीत में पिरो सके, यानी गाने योग्य या गाने में सक्षम हो। जैसे कि कविता की जो रचना ही है वो काव्य शैली में होती है,
क्योंकि जैसे हम लोग को बचपन में पढ़ा दिया जाता है, हाँ कोई कविता ले लिए बस उसको रख दिए, नहीं। जैसे अगर कोई कविता, जैसे हम लोगों ने अपने टाइम में 5वीं में एक पढ़ा था, भूल गया है क्यों इंसान। तो अगर जनरली सामान्य बच्चे से पूछे तो उसे भूल गया है क्यों इंसान सबकी है मिट्टी, नहीं, ऐसे नहीं, उसको एक अपने लय में दीजिए। क्योंकि टीचर बहुत सारे ऐसे हैं जो जिन मिन पढ़ा देते हैं, लेकिन काव्य को काव्य शैली में गाइए। हाँ, अंदाज सबकी अलग अलग हो सकती है, पर उसकी एक शैली है, उसकी एक शैली है। और ठीक उसी तरह गद्य का है कि गद्य में जो है वो पाठन शैली है, यानी आराम से किसी को जैसे पढ़ने योग्य है, यानी बताने योग्य, ये है संगीत के स्तर में। और ये है सिर्फ मतलब जो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ संवाद कर रहे हैं, तो इस स्तर में होता है। तो सबसे पहले काव्य खंड का देखेंगे हम लोग कि काव्य खंड में कौन कौन है। हाँ, एक चीज और बताते हैं, इस पूरे पुस्तक में चैप्टर से पहले एक चीज आप समझ लीजिए, पूरे काव्य खंड में एक को बोलते हैं भक्ति काल, भक्ति काल, दूसरे को बोलते हैं रीति काल। ठीक है, रीति काल। और तीसरे को बोलते हैं आधुनिक काल, आधुनिक काल। क्योंकि कविता आपके सामने केवल रख दिया जाए और अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी कविता के महत्व को अब आप नहीं समझ पाएंगे। आपको शब्द से ही पता चलता होगा भक्ति काल। भक्ति यानी भक्ति मतलब किसी की हम उपासना करें। ठीक है, जैसे मैं इसका अगर कालखंड बांटे तो किसी किसी किताब में 15वीं सदी से रीति काल की सदी तक, यानी 17वीं सदी या 18वीं सदी से पहले तक का रहता है, यानी लगभग 80 से 100 साल का इसमें इतिहास रहता है। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे इसने कुछ लिखा नहीं, सिर्फ बताया कि काव्य खंड में 3 पार्ट शामिल कर रहे हैं, जिसमें एक भक्ति काल की, एक रीति काल की है और अंतिम आधुनिक काल की है। रीति काल का मतलब जो रीति बोलते हैं ना कि रीति चल रही है, मतलब जो कोई चल पड़ा। तो भक्ति काल के बाद जब अंत होता है तो रीति काल का आता है, यानी भक्ति काल और आधुनिक काल के बीच का जो कालखंड है, ये कालखंड बहुत ही छोटा कालखंड है, ये रीति काल है। और अंत में है आधुनिक काल। अब ये भक्ति काल क्यों कहा गया? अभी हमने एक चीज और बताया, अभी हमने इसको हिंदी में रखा। आप देखेंगे कि भक्ति काल में बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो वास्तविक हिंदी भाषा से नहीं हुई है, क्योंकि हिंदी की जो परिभाषा है, हिंदी की जो परिभाषा आप देखेंगे तो हिंदवी यानी वैसे शब्द जो अरबों अफगानों और मध्य एशिया से आए लोगों के शब्दों से, हमारे यहाँ के शब्दों से, संस्कृत के शब्दों से, बहुत सारे शब्दों से मिलकर जो एक भाषा बनी उसे हिंदी बोलते हैं। फिर हम लोग हिंदी में रख देते हैं भक्ति काल को। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। भक्ति काल में देखेंगे अधिकांशता जो आपको मिलेगी रचनाएं, वो एक तो मिलेगी ब्रज भाषा में, ठीक, दूसरा मिलेगा अवधी में, दूसरी आपकी अवधि में मिलता है। एक अवधि आपका जो समय का होता है, एक अवधि यानी कि ये अवध जो बोलते हैं अवधि। और आप इसके अलावा देख सकते हैं राजस्थानी में भी आपको मिलेगा। ठीक है, भक्ति काल की कविताएं। बंगाल का भी, जैसे इसका आपको एक एक उदाहरण देते चलते हैं। आप एक बहुत ही बड़े तुलसीदास के नाम सुने ही होंगे, जिनका बहुत फेमस एक जो घर घर में पढ़ा जाता है रामचरितमानस। तो वो किस भाषा में लिखा गया? वो अवधी भाषा में लिखा गया। रामचरितमानस जो है आपका अवधी में लिखा गया। और वहीं पे आप सूरदास का नाम सुनते होंगे, जिनका बहुत सारी रचनाएं, जैसे आप देखेंगे कि ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ उनकी एक रचनाएं हैं, आपकी पुस्तक में भी शामिल की गई है। सूरदास की रचनाएं जैसे उद्धव यानी श्री कृष्ण का। अच्छा हाँ, एक चीज और समझना है, जब भी कभी आपके पास कोई चीज आए, थोड़ा सा मैं विषय से, क्योंकि विषय से जब तक क्लियर नहीं करेंगे विषय पे आने से कोई फायदा नहीं है। तो इसमें बहुत सारे देखेंगे कि कालखंडों में भक्ति भी जो थी
स्पेसिफिक रीजन में मतलब एक विशिष्ट क्षेत्रों में, एक विशिष्ट भाषा में एक विशिष्ट देवता की उपासना होती थी। ठीक है, जैसा आप देखेंगे कि जब इतिहास पढ़ेंगे तो तुलसीदास का जन्म, सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मिटा दूंगा, तुलसीदास के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तुलसीदास, ठीक है, इनका जन्म बहुत विवाद है, कभी आपके पुस्तक में भी लिखा हुआ है, कहीं पे उत्तर प्रदेश बोलता है, कहीं पे कुछ बोलता है, तो हम उस पे नहीं जाएंगे। तो जो इसका मूल बात मैं बताना चाहता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि याद रखना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है जिला एटा, यानी कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कहीं कहीं कुछ बोलता है, कालक्रम भी नहीं है, क्योंकि इनका जन्म का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। और भारतीय इतिहास की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे संस्कृति में लिखित प्रमाण रखने की कोई जो है मतलब प्रचलन नहीं थी। तुलसीदास का मुख्य जो भक्ति है, ठीक है, वो श्री राम के प्रति है। किसके प्रति है? श्री राम के प्रति है। यानी इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो श्री राम को जो है समर्पित है। जो भी कविताएं इन्होंने लिखा, जैसे रामचरितमानस इनकी बहुत बड़ी रचना है जो काव्य शैली में लिखी गई है, जिनका कुछ सारांश आपको एक आध भाग, एक आध जो है मतलब अनुच्छेद कह लें, एक आध अनुच्छेद आपके पुस्तक में शामिल किया गया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुलसीदास की जो भी कविताएं हैं वो श्री राम पर जो है समर्पित है, या श्री राम के लिए समर्पित है। कई बार आपको दे दिया जाता है, तो यदि आप जान रहे हैं, यदि आपको समझ में है कि तुलसीदास जी श्री राम की भक्ति करते थे, तो जहाँ भी आपको रामायण की पंक्तियाँ या राम से जुड़ी हुई या लक्ष्मण से जुड़ी हुई आए, तो आप समझ लीजिए एक बात तो ये पक्का होगा कि उसमें तुलसीदास की रचनाएं शामिल हो सकती है। क्योंकि आप जब देखेंगे ब्रज भाषा के सूरदास को, ठीक है, इनको समझना जरूरी है। ये जो थे वो श्री कृष्ण के कवि, मतलब भक्त थे, श्री कृष्ण। ये किनके भक्त थे? श्री कृष्ण के। यानी इन्होंने जो कविता की रचना की उनमें अधिकांशता जो वो रचनाएं हैं वो श्री कृष्ण को समर्पित है। जैसे राधा पे, गोपियों पे, ब्रज की जो भी अपना ये अपनी कल्पना से जो भी इन्होंने ब्रज का जो चित्रित किया, कल्पना करके कि गोपियां खेल रही है, कृष्ण खेल रहे हैं, कृष्ण बाल में कैसे हैं, ठीक है। तो ये है, आप देखे होंगे इनका कई पद जो है अनूप जलोटा जी ने गाया भी है, ठीक है। मैया मैं तो माखन खायो करके एक कविता है। अब एक चीज़ राजस्थानी में एक बहुत बड़ा नाम है मीरा। जैसे सब तो समाज पुरुषवाद है, पुरुष प्रधानता का है, लेकिन लोग इन्हें भूल जाते हैं। तो मीरा ने वैसे बेसिकली कुछ लिखा उखा नहीं, मीरा जो है वो राजस्थान से थी, ठीक है। आप जानते होंगे कि उनका जो भी घराना था राजस्थान था, राजस्थान की राजकुमारी थी उनका जो है। अब इन्होंने जो प्रेम किया, ठीक है, इन्होंने जो भी प्रेम किया वो भी श्री कृष्ण से किया। किससे किया? श्री कृष्ण से किया। और ये प्रेम में इतना खो गई कि उन्होंने पूरा अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया, ठीक है। इतिहास में कई बार कहा जाता है कि श्री कृष्ण से इन्होंने मुलाकात की, तो वो अलग चीज़ है, वो एकदम उच्च स्तर का भक्ति हो तो शायद किन्हीं को मिल जाए, है ना। तो मीरा का जो भी है, इन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति की, गायन किया, बाद में लोगों ने उनका संकलन किया, उनके शायद हो सके शिष्यों ने। तो मीरा की भी कहीं कहीं जो है रचनाएं आपको मिलेंगी जो कि राजस्थानी में भी है और अवधी में भी है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इनका जो लेखन क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सब एक में है। सूरदास की कहीं भी आपको हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सूरदास की सारी रचनाएं पढ़ी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बस एक दो रचनाएं देखी हैं, आपके जैसा मैं भी जब था तो उस समय रचनाएं कुछ पढ़ी है, लेकिन मैंने जो अधिकांशता जो गौर किया है वो ये किया है कि इनकी रचनाएं श्री कृष्ण पे आधारित थी, इनकी रचनाएं श्री राम पर है और इनकी रचनाएं भी श्री कृष्ण पे है। यानी कि श्री कृष्ण पे मीरा और सूरदास है, ठीक है।
आपके सिलेबस में ये कभी ये नहीं क्लियर करेगा, क्योंकि ये क्लियर सिर्फ आपको करना है कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। रीतिकाल की, इसके बाद रीतिकाल की कविता में आप देखेंगे कि यहाँ तक जो ये चल रहा है, एक चीज समझिएगा, यहाँ तक जो ये भाषा चल रहा है, लेखन चल रहा है, उससे ये स्पेसिफिक यानी माने स्पष्ट रूप से हिंदी कह पाना मुश्किल था। तो इसके बाद जब भक्ति का मतलब भक्ति काल खत्म होने को था और उसके बाद नए काल के आगमन था, तो वहाँ पे आप देखेंगे रीति काल का आगमन होता है। यानी उसमें आप कह सकते हैं कि बीच के कविताएं जैसे कि आंदोलन, जन आंदोलन हुआ, पुनर्जागरण जिससे आप कहते हैं, पुनर्जागरण के काल में, क्योंकि यहाँ की कविताएं जो है वो किसी भी तरह का नहीं, ये सिर्फ भक्ति का मतलब करेंगे, कोई इसमें समाज की बातें नहीं, कोई ये नहीं, क्योंकि आप पढ़ते होंगे साहित्य समाज का आईना होता है, तो यहाँ पे वैसी कोई बात नहीं। लेकिन रीतिकाल जब आती है तो आप देखेंगे कि उसमें जो भारतीय समाज है, ठीक है, भारतीय समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, देखिए मैं इसे मिटा रहा हूँ कि अच्छा, हिंदी को केवल हिंदी तक सीमित रख के पढ़िएगा तो फिर आपका जो है कि वो महत्व नहीं समझ में आएगा, या हो सकता है आपको नंबर मिल जाए लेकिन आगे वो न समझ में। तो जब ये भक्ति काल के बाद आप देखते हैं कि भारत में मुगलों का दौर चलता है, मुगलों के दौर तक आप देखेंगे कि तुलसीदास जी भी हैं, मीरा भी आपको दिखेंगे, सूरदास भी दिखेंगे। लेकिन मुगलों के काल के बाद जो बीच का आप देखेंगे कि यूरोपीय कंपनी से पहले जो मान के चलिए औरंगजेब का काल तक, तो आप देखिएगा कि समाज में पुनर्जागरण का दौर शुरू हो गया। यानी जो ऊंच नीच का भाव था उसको खत्म करो, जातिवाद का भाव था उसको खत्म करो। तो अब जो कविताएं आने लगी वो भक्ति से थोड़ा सा अलग रहा, यानी एक रीति चल गई, जैसे इसका नाम ही है रीति, यानी बदलाव का जो रीति चल गया। जैसे इसमें बहुत आप कविता को देख सकते हैं, आप बंगाल के सबसे बड़े चैतन्य महाप्रभु थे, ठीक है, उन्होंने भक्ति के साथ सुधार का भी आह्वान किया है ना, क्योंकि वो भी श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो इस काल के बाद यानी लगभग आप मान लीजिए कि जब पुनर्जागरण का काल था, जब जिस समय ये लिखा जाने लगा, यानी जिस समय साहित्य में समाज की बातें को शामिल किया गया वास्तविक रूप से, क्योंकि समाज के बारे में यदि हम किसी खास एक वर्ग का ले लें, किसी खास एक वर्ग की चर्चा करें, तो एक वर्ग से समाज नहीं चलता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ तक जो था वो सिर्फ प्रभु प्रेम भक्ति वगैरह की बातें चलती थी, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो उसमें यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, राजनीतिक है, ये सारी बातें को शामिल किया गया। और उसके बाद अंत में एक काल आता है, वो है आधुनिक काल। आप अगर हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी के क्या विद्यार्थी, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, लेकिन यदि आप हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी को आपका अपना प्रिय विषय मानते हैं, तो यदि आप आधुनिक हिंदी को पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको भरत तेंदु हरिश्चंद्र भरत तेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जब हिंदी का आया कि हिंदी हम किसे कहें, एक टाइम में ऐसा लगा कि इसमें अवधी भी है, ब्रज भी है, राजस्थानी भी है, अब कुछ जो है कि बिहारी की मैथिली भी है, तो हिंदी कहें किसको, नेपाली भी है। तो फिर हिंदी पे बहस छिड़ा और उसके बाद इसमें एक महान हिंदी के कह सकते हैं कि विद्वान, ठीक है, भरत तेंदु हरिश्चंद्र आए और उन्होंने हिंदी को एक सीमा में बांधना शुरू किया कि नहीं, हिंदी का ये रूप होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को अगर स्पष्ट सीमा में नहीं बांधेंगे तो वो बिखराव है। आप भारत में जानते ही हैं कि विविधताओं का देश है, तो उन्होंने हिंदी को एक सीमा में बांधा और बांधने के बाद उसको जो है हिंदी का रूप आप देखेंगे कि वहाँ के बाद इसे जो है हिंदी कहा गया। अब उसके बाद भी इसका विवाद था, अब उस पर नहीं आते हैं। तो इससे आप समझ गए, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि भक्ति काल की जब रचनाएं पढ़ेंगे तो वो उसमें समाज, उसमें धर्म, उसमें राजनीति वगैरह कोई बातें शामिल नहीं, उसमें सिर्फ एक ही बात ही होगी, वो है उपासना। अच्छा, यहाँ भक्ति के केवल ये मत समझिएगा कि केवल इसमें राम और ये का ही बात है। भक्ति में आप सूफियों का भी पढ़िएगा, जैसे जो भी हमारे समाज में उस समय घटित हो रहा था उनकी भी रचनाएं हैं।
सूफियों की रचनाएं हैं, सिखों की रचनाएं हैं, गुरु नानक के पद भी हैं, कबीर के दोहे भी हैं जो मतलब रहेंगे। अच्छा एक चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि कबीर किस काल के थे, तो आप एक जान लीजिए कि कबीर का जो था वो रीति काल पे था। ठीक है, कबीर दास, आप ये स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि आपको एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कबीर दास, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि भक्ति में सिर्फ भगवान की उपासना थी, समाज धर्म वो वगैरह से कोई ये नहीं था। लेकिन जब आप कबीर दास के दोहे पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि समाज पर उन्होंने ज्यादा प्रहार किया। उन्होंने धर्म पे प्रहार किया, उन्होंने जात पे प्रहार किया, उन्होंने जातिवाद के पर प्रहार किया। तो ये जब समाज की असली यानी निम्न वर्ग जो अभी तक नहीं शामिल थे, जब उनको शामिल किया तो आप देखेंगे कि इसमें रसखान भी हैं। ठीक है, अब आधुनिक काल में आप महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़िएगा, फिर से महादेवी वर्मा जी का भी पढ़िएगा, और बहुत सारे जैसे कि हिंदी के चार स्तंभ है ना, निराला पंत देवी वर्मा, निराला पंत वर्मा, चार जो बोले जाते हैं प्रसाद, निराला पंत वर्मा प्रसाद, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी सॉरी महादेवी या हजारी पर नहीं, महादेवी वर्मा, हिंदी के चार स्तंभ। तो आप देखेंगे कि फिर उस समय आपके पास राष्ट्र की परिकल्पना दिखेगी, समाज की परिकल्पना दिखेगी, एक आधुनिक समाज की परिकल्पना दिखेगी। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि आप हिंदी को पहले अपने अतीत से जोड़िए, अतीत से जोड़ते हुए जो उसमें परिवर्तन आया, तो अतीत से यदि वर्तमान में आप आइएगा, ठीक है, उसके बाद आप हिंदी को समझ पाइएगा। क्योंकि हिंदी को यदि आप एक चैप्टर या एक आप पाठ्यक्रम समझ के पढ़िएगा, यानी जनरल मान के चलिए एक कविता उठा लिया और कोई बता दिया, उसका आंसर क्वेश्चन कर ले, तो उसका मूल आपको नष्ट हो जाएगा। मतलब एनसीईआरटी के जो उद्देश्य हैं वो नष्ट हो जाएंगे, आपको पढ़ाने का वो उद्देश्य, और शायद आप भी हो सके कि एक क्लास के बाद आप उसको भूल जाइएगा। तो इतिहास सबका जड़ है, और वहां से जब आप आइएगा तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हिंदी को अच्छे से समझते हुए आइएगा और अच्छे से लिख पाइएगा। अब थोड़ा जो बुक का जो आपके पास जो चैप्टर है, मैं सभी का नाम लिख देता हूँ, है ना, ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चों को है कि भाई पुस्तक भी नहीं खोलते हैं, क्या कहते हैं, अरे साहित्य का तो हो जाना है यार, साहित्य में कौन सा बड़ा। लेकिन आप देखेंगे कि आपके साहित्य से, यदि आपका साहित्य पे पकड़ है, क्योंकि अगर आप परसेंटेज को चेक करें, क्योंकि 10वीं और 12वीं में आपका परसेंटेज का महत्व होता है, यानी प्रतिशत का, और ये सब ऐसे विषय हैं जिनमें अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें तो आपका जो है क्या होता है, प्रतिशत बढ़ जाता है, अंक अच्छे मिल जाते हैं आपके, मतलब जरा से प्रयास से, जरा सा अभ्यास से आपके अंक जो है अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आज का क्लास में ये अंत रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को है कि वीडियो लंबा हो जाता है तो बच्चे वीडियो देखना भी नहीं पसंद करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही सिलेबस में लिख देता हूँ, और कल से मैं कोशिश करूँगा, कल से या जब भी मुझे टाइम मिले, तो आपके काव्य खंड में पहले नंबर पर है सूरदास, ठीक है, तुलसीदास, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, देव, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है लेखक का नाम और आप कह रहे हैं कि काव्य खंड आप बता रहे हैं, ये कैसे? तो इसलिए कि जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो देखेंगे कि सूरदास है तो इनका बहुत सारा पद शामिल किया, जैसे 1 2 3 भी हो सकता है, इनका भी 1 2 है, देव का भी 2 गो कविता को शामिल किया। इसलिए यहाँ पे सिंपल में आप ये समझ लीजिए कि मुझे किन किन लेखकों को पढ़ना है, किन किन जो है लेखकों को पढ़ना। अच्छा, इसमें अभी मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ जो 3 काल मैंने बताया। जैसे आप देख रहे हैं ये शुरुआती के 3 जो है, ठीक है, ये शुरुआती के सूरदास, तुलसीदास और देव जो हैं वो आपके भक्ति काल के हैं, ठीक है। ये आपको कविता मतलब आपको जब पढ़ाऊंगा, पाठ चालू कराऊंगा तो समझ में आएगा। अब आप देखेंगे ये जो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागार्जुन जैसे जो हैं, ये दोनों ही काल में संक्रमण काल कैसे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की जितनी कविता देखिएगा वो आपको जो है समाज के पर भी प्रहार, जैसे इनकी एक कविता पर महिला समाज बड़ी ज्यादा करती है कि नारी तुम श्रद्धा और श्रृंगार रूप से स्थिर हो नवतल में, तो कहते हैं कि ये इन्होंने नारी पर, लेकिन उनका ये उद्देश्य नहीं है, ठीक है। जैसे इनका एक बहुत ही अच्छा लाइन है कि उसका मैं सिर्फ मीनिंग बता दे रहा हूँ कि नारी वो है जिसके आंचल में अमृत है, ठीक है, लेकिन आंखों में पानी। यहाँ पे 2 चीज है, एक तो ये कह रहा है यहाँ पे पानी का मतलब थोड़ा सा संक्षिप्त में कि उनके पास लाज है, श्रम है, सॉरी लाज है, श्रम है, ठीक है, लेकिन उनके पास दुख भी है, जबकि उनके आंचल में अमृत है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कविता, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की कविता तो पढ़ के आपके बदन में आग लग जाएगी, है ना। अगर आप इनके कविता को पढ़िएगा तो इनकी कविता ऐसी है जिन्होंने समाज पर एकदम सीधे प्रहार किया। उसके बाद आप देख रहे होंगे मैंने लिखा ऋतुराज और मंगलेश डबला, ये आपको पूर्ण रूप से आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप नहीं देखेंगे कि कोई भगवान है, कोई ये सब नहीं, पूर्ण रूप से आधुनिक काल है, ठीक है। जैसे अगर आप हम आज बैठ जाए मीरा की कविता को लिखने लगे कि मैं श्री कृष्ण से मिल रहा हूँ, तो थोड़ा ऑड लगेगा, क्योंकि ये काल में बंधा हुआ है, जो काल था वो अच्छा लगता है। आज किस पे लिखना है? महिला पे लिखिए, आप आज मानवता पे लिखे, देखिए पर्यावरण पे लिखिए, आपका चलेगा, क्योंकि आधुनिक की विषय ही यही है। तो कालखंड को समझिए, उसके बाद कविता समझ। और ये 3 कवि जो हैं इस पूरे हिंदी जगत में कहें या फिर जैसे भी कहें कि ये हिंदी को बनाने वाले, हिंदी के बुनियाद रखने वाले कवि हैं, ठीक है। और तो अच्छा, हाँ, इधर गद्य की भी चर्चा करें, क्योंकि पद मेरा प्रिय विषय है, इसलिए मैं पद की जो है चर्चा खूब करता हूँ और मुझे पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है। लेकिन हाँ, गद्य भी अच्छा है और मैं बताऊंगा। अच्छा, गद्य का मैं सिलेबस लिखा दूं या समझा दूं? नहीं, सिलेबस लिखा देता हूँ थोड़ा सा। स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश। अच्छा, मैं चैप्टर नहीं लिख रहा हूँ, मैं कब ये लिख दे रहा हूँ कि आपको किनको पढ़ना है। राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। राइटिंग ज्यादा छोटा तो नहीं हो जा रहा है ना? यशपाल, सर्वेश्वर, दयाल, सर्वेश्वर दयाल, सक्सेना, मन्नू, सॉरी मन्नू, भंडारी। मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड का भाई वहाँ तक जाना जरूरी है, क्योंकि पूरा लिख देना भी। मन्नू भंडारी, महावीर प्रसाद, मैं थोड़ा सा नहीं, शॉर्ट में नहीं, शुरू में शॉर्ट में, बाद में भले शॉर्ट में लिख दूंगा।
अच्छा हाँ, इस पे भी थोड़ा सा कालखंड के अनुसार मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मनु भंडारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यतेंद्र मिश्र और भदंत आनंद कौशलयान। थोड़ा सा इस पे और चर्चा कर दूं कि ये गद्य खंड जो होता है, ठीक है, गद्य खंड जो है, गद्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये चीज आप जरूरी है जानना। गद्य में आपको पढ़ना क्या है, ये थोड़ा चीज समझ लीजिए। आई होप कि दिख रहा होगा। सबसे पहला जो गद्य में आता है, जो रचना शैली गद्य की है, एक तो है कहानी। एक क्या है? कहानी। यानी सिंपल में जैसे आप सुनते हैं, एक राजा था, एक रानी थी, उसके इतने बच्चे, उसके ये एक कहानी का शैली है। जैसे बताया ना कि भक्ति काल में आदमी भक्ति करता था, फिर समाज पे प्रहार किया, ठीक है। उसी तरह से आपको हिंदी में भी देखिएगा, मतलब सॉरी, हिंदी के गद्य खंड में भी देखिएगा कि शुरुआत में एक प्रचलन था पंचतंत्र में। जैसे आप पढ़ते तो पंचतंत्र जो है बेसिकली ये है कहानी, यानी कोई उसको कह रहा है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि नानी की कहानी, तो कहानी यानी जो सुनाते हो या जो किसी ने कहा हो, यानी उसमें ना ही पात्र जिसकी चर्चा करना उसमें वो शामिल है, ना कि ना ही उसकी कोई जो है प्रमाणिकता है कि हो सकता है भी, नहीं भी, वो कल्पना पर भी तो कहानी रच ली जा सकती है ना। उसके बाद दूसरा आप देखते होंगे, इसमें आता है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत, ठीक है, यात्रा वृत्तांत। अब जैसे जैसे दौर बदला, ठीक है, पहले कहानी था, फिर उसके बाद आपको जो है आत्मकथा है, एक और है आत्मकथा, ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं सबको। संस्मरण भी होता है, ठीक है, संस्मरण भी होता है। और क्या कह सकते हैं, आत्मकथा हो गया, हाँ, आत्म परिचय, परिचय भी होता है, ठीक है, परिचय भी होता है। जैसे किसी का अगर हम परिचय दे रहे हैं, अच्छा, आत्मकथा, इसको इंग्लिश में एक चीज मैं लिख देता हूँ, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, और बायोग्राफी में अंतर में बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कहानी में हो गया कि एक रचनाकार जो भी होगा वो सीधा एकदम सीधी सीधी कहानी होगी और एक क्रम से ले जाकर अंत क्रम में आपको रख देगा। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत में वही व्यक्ति भुक्त भोगी होगा, यानी कहानी करता होगा जो उसने गया। जैसे आपको एक हिंट में दे देता हूँ, ये भदंत आनंद कौशलयान जो है, ये अपने जीवन में बहुत यात्राएं की हैं और इनका जो कहानी शामिल है आपको, वो भी यात्रा पर ही आधारित है। जैसे मुझे जहाँ तक अभी याद है, इनकी एक कहानी है लहासा की ओर, ठीक है, यानी ये मतलब ये सफर करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, वो राहुल शंकरत्यान, हम भूल से बोल दिए। राहुल शंकरत्यान जो है एक बहुत बड़े मतलब लेखक हुए और वो यात्रा बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो यात्रा वृत्तांत यानी जैसे मैं हिमालय गया, हिमालय में ये देखा, पर्वत देखी, ये सब जो वृत्तांत में चल रहा। आत्मकथा, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा किसकी लिखी हुई है? जी सही आपने कहा, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा, इंग्लिश में मैंने लिखा है ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। ऑटो यानी सेल्फ, यानी स्वयं, यदि मैं अपने जीवनी, मैं अपने हाथों से अपने प्रमाणित करते हुए लिखूंगा तो वो मेरी आत्मकथा, मतलब ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा होगी, ठीक है। और यदि मेरा जीवनी मेरे मरने के बाद, यानी या मेरे आदेश से या मेरे मतलब इच्छा से यदि कोई व्यक्ति लिखता है तो वो कहलाएगा बायोग्राफी। यानी यहाँ पे समझने वाली चीज है, यदि मैं इसको लिखता हूँ तो मुझ पे क्लेम भी होगा, क्योंकि मैं उससे कह के हट नहीं सकता हूँ। इसीलिए गांधी जी ने पहले ही लिखा है कि सत्य के प्रयोग, यानी मैं जो अपनी जीवनी लिखने जा रहा हूँ, मैं सत्य के प्रयोग करने जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं इससे मुकर नहीं सकता हूँ। और बायोग्राफी क्या होता है? हो सकता है मेरे बारे में जो लिखने वाले वो विचार थोड़ा अच्छे नहीं रखते हो, कहीं कहीं पे मेरे बारे में, जैसे आप कोई किताबें देखते हो, कभी कभी वो किताबें बाजार में जो है आप सुनते होंगे कि विवादित हो गया, प्रतिबंधित हो गया,
ठीक है। रिसेंटली में मैंने पढ़ा था लालू प्रसाद यादव जी का गोपालगंज से रायसीना, वो बायोग्राफी भी है और ऑटोबायोग्राफी भी है। मतलब उन्होंने कुछ सारांश को अपने से लिखा और बाकी को लिखाया गया। जैसे महान बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर का संजय दत्त का भी आया था, ठीक है, बायोग्राफी। उसमें कई सारे ऐसे बात निकल कर आए जिन पे जो है कई सारी की कंट्रोवर्सी हो गई, यानी विवाद हो गया। तो ये चीजें आप समझ लिया। ऑटोबायोग्राफी लिखकर कोई अपने से मुकर नहीं सकता, बायोग्राफी जो दूसरे का द्वारा लिख। संस्मरण, संस्मरण ऐसे तो कहा जाए कि ये हमारे जीवन से संबंध रखते हैं, लेकिन संस्मरण कभी भी आत्मकथा नहीं हो सकता है, ठीक है। संस्मरण हो सकता है मैं अपना आज से 50 साल बाद संस्मरण लिखूं कि मैं बचपन में 10वीं कक्षा में ये करता था, 12वीं में ये करता था, ये ऐसे ऐसे मैं यहाँ तक आया, ठीक है। तो वो मेरा संस्मरण हुआ, जीवनी नहीं हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ वही बात लिखूंगा जो मुझे संस्मरण में और जो मुझे लिखना चाहिए। मैं आत्मकथा में ये कभी नहीं कहना चाहूंगा कि मैं कितना गलती करता था या मैं इस बात को लेकर आज भी शर्मिंदा, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। ये संस्मरण है। जैसे संस्मरण आप कृष्णा सोबती एक महान लेखिका हुई हिंदी साहित्य की, उनका संस्मरण आप पढ़ेंगे। और उसके बाद परिचय, ये परिचय होता है जैसे किसी भी विषय पर आप अगर परिचय देना चाहते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और इसी में है, लेकिन ये थोड़ा कभी कभी आप इसे पकड़ नहीं पाइएगा, लेकिन जरूरी है कहीं कहीं आपको। ये निबंध, निबंध के मामले में सबसे पहला नाम अगर मुझे से पूछा जाए तो अज्ञेय। अज्ञेय जी का वैसे बहुत सा बड़ा नाम है, लेकिन मैं शॉर्ट में अज्ञेय बोल रहा हूँ। वो जो भी अपनी रचनाएं करते हैं वो निबंध के रूप में करते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कहानी, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, संस्मरण, परिचय, निबंध, ये सारे को शामिल किया गया है गद्य में। तो सामान्य बच्चे क्या समझते हैं कि कहानी पढ़ना है। नहीं नहीं दोस्तों, अगर आप 10वीं कक्षा में हैं और आप गद्य का मतलब समझते हैं कि केवल कहानी पढ़ना है, तो जरा सा आप इस ज्ञान को थोड़ा हटाकर इस ज्ञान में आइए कि उस कहानी में भी यानी गद्य में भी बहुत सारी रचनाएं हैं और अलग अलग तरह की रचनाएं। क्योंकि आपको अगर कहानी पढ़ा दूं, अगर आपको हिंदी पढ़ा दूं और साहित्य की जो मूलभूत बातें अगर वो नहीं समझ में आए तो फिर बेकार है। अच्छा, मैंने अभी इसी वीडियो में अभी आपके सामने पहले कहा है कि हमारे समाज में या हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में जो है इतिहास लिखने की जो है कला जो है या प्रचलन जो है बहुत बाद में डेवलप हुआ। तो ठीक उसी तरह से आप देखिएगा कि जो हिंदी साहित्य का जो कालक्रम के साथ विकास भी हुआ, वो आपको पहले कहानी से शुरू होगा, फिर उसके बाद आपको जो है परिचय मिलेगा, फिर आपको जो अच्छा सबसे हाँ आत्मकथा मिलेगा, संस्मरण मिलेगा, यात्रा वृतांत मिलेगा, और सबसे अंत में जो मिलेगा वो निबंध मिलेगा। अच्छा, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, वो जानते हैं कि निबंध का क्या महत्व है, ठीक है। क्योंकि ये हम मतलब अभी वर्तमान का लेखन कला का सबसे बड़ा सा ये जो है ये एक कला है, निबंध जो है। अब ये सारे का चर्चा मैं बाद में करूंगा। बस में आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्वयं प्रकाश। अच्छा हाँ, आपके एनसीईआरटी ने बहुत काम किया है ऐसे ही, जो तो लिख के या मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे नहीं किया है। ये जो लेखक है ना, इनकी जो रचनाएं हैं वो एकदम काल क्रम में रखा गया है और एकदम एक एक चैप्टर में रखा गया कि इनका अगर एक कहानी होगा तो उसके बाद यात्रा वृत्तांत होगा, तो उसके बाद संस्मरण होगा, उसके बाद आत्मकथा होगा, उसके बाद आपका निबंध होगा, उसके बाद परिचय होगा, आलेख होगा, एकदम सटीक से रखा गया है कालक्रम। जैसे लोग बच्चे पढ़ के जाते हैं और अगर उनसे पूछ दो कि बताओ ये जो है लेखक का जन्म कब हुआ, तो नहीं बता पाते हैं। तो उनका जो है कालक्रम यानी रचनाएं की जो कालक्रम है वो रचने के आधार पर चलते हैं, मतलब ये सजा कर और अच्छे से विधिवत रूप से रखा गया है। आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और आगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं शुरुआती आपको काव्य खंड से शुरू करूं और आप एंजॉय करेंगे और आप आज जो है आनंद लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग चीज़ बताया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप अपना सिलेबस को, जो नए बच्चे हैं जो देख रहे हैं या जो अभी तक अपने साहित्य की किताब को नहीं उठाए हैं यानी हिंदी की किताब को नहीं उठाए हैं, आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये देखा गया है कि प्रश्न जब आता है तो हवा ही नहीं लगता है कि ये मेरे किताब से है कि पिछले कक्षा से मैं पढ़ के आया हूँ उससे कि आगे से है।
कुछ बच्चे खड़े होकर बोलते हैं मैम ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, आप सब चीज़ देख लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आज मैंने जो आपको गद्य पद से परिचय कराया, जो लेखकों के बारे में परिचय कराया, उसमें मैंने भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल की चर्चा की, इसमें मैंने कहानी, परिचय, यात्रा विधान, आत्मकथ, संस्मरण, निबंध की चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इस लॉकडाउन में समय का सदुपयोग कीजिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और धूमधाम से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।